नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। ये खबर की सीज फायर खत्म हो सकता है दुनिया को फिर से एक बड़े तनाव की तरफ धकेल रहा है। और यदि इस बार ये सीज फायर खत्म हुआ और युद्ध यदि छिड़ा तो ये युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अंदर कुछ और भी प्लेयर इन्वॉल्व होंगे और डायरेक्टली होंगे। खबर समझिए हुआ क्या है साथियों। यहां पे जब जेडी वेंस ये कहते हैं कि बैड न्यूज है जी, हम इस्लामाबाद में थे और बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकला, ईरान हमारी शर्तों पे माना नहीं, तो हम अब टाटा बाय बाय कहते हैं। अब यहां से जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की होगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में टॉक्स चल रही थी। पाकिस्तान की इसी मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के बीच ये वार्ता हो रही थी। इस वार्ता से उम्मीद थी कि शायद कुछ सकारात्मक चीजें निकलेंगी, लेकिन ईरान के साथ में इस वार्ता के दौरान अमेरिका के अड़ियल रवैये ने सारे बात को खराब किया और ठीकरा फोड़ दिया गया ईरान के सर पे। आप समझिए, ईरान की उस डिप्लोमेटिक जो हिट उसने वहां मारा, वो एक प्लेन लेके पहुंचते हैं जिसमें वो बच्चे जो कि खत्म हो गए उस हमले में, जिस स्कूल हमले में, उन बच्चों की तस्वीर, उनके स्कूल बैग्स को ईरान साथ लेके पहुंचा था। संदेश देने की कोशिश थी कि किस प्रकार से एक राक्षसी माहौल अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से बरपाया गया, जो कि एक सिविलियन हमला वहां हुआ। पूरी दुनिया को मैसेज देने की कोशिश थी। यूएन ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि ठीक है, ये वार्ता होनी चाहिए। लेकिन साहब, अब हुआ ये कि गलती निकाल के ईरान की ये लोग बाईपास करके चले गए। कारण क्योंकि इनको शांति वहां स्थापित करनी ही नहीं थी। इसी बात के एक डिफरेंट एंगल को समझिए कि जिस समय पे अब्बास अराक्ची वहां पहुंचते हैं, उनको रिसीव करते हैं असीम मुनीर, वहीं पे अमेरिकन डेलीगेशन की लीडरशिप के अंदर जो जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के थे, उनको भी रिसीव करते हैं आसिम मुनीर। लेकिन यहां पे एक फर्क है, उस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। वो फर्क ये रहा कि जिस समय पे आसिम मुनीर पहुंचे एयरपोर्ट पे रिसीव करने दोनों ही डेलीगेशंस को, तो उनके ड्रेसिंग का जो डिफरेंस है वो यहां पे दिख सकता है। एक तरफ आपको फॉर्मल सूट के अंदर दिखेंगे जो कि यूएस के डेलीगेशन के साथ में है, जबकि कॉम्बैट ड्रेस यानी मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर ये ईरान को भी कुछ संदेश देना चाह रहे थे। अब इसी बात को जब विश्लेषकों ने पकड़ा तो इस बात को हाईलाइट किया कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि ईरान की तरफ से कि हम एक मिलिट्री पावर हैं, हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और वहीं पे यहां पे जब पावर इनकी कमजोर दिखी अमेरिका के सामने, तो इन्होंने खुद को एज ए डिप्लोमेटिक चैनल खुद को मजबूत दिखाने के प्रयास किए। अब इन सब बातों के बीच में परिणाम जो था वो वैसा नहीं था जितने प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किए गए। आप एक बार ये समझिए कि इस चैनल में कौन कौन लोग शामिल थे। पाकिस्तान की मध्यस्थता, पाकिस्तान की तरफ से शाहबाज शरीफ, असीम मुनीर, इशाक डार और आसिम मलिक थे। वहीं पे अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, ब्रैड कूपर, और ईरान की तरफ से 3 लोग, मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, अब्बास अराक्ची एंड मजीद तख्त रवांची, जो कि उप विदेश मंत्री ईरान के हैं। ये सब लोग यहां पे मीटिंग में जब बैठे, आश्चर्यजनक रूप से किसी भी प्रकार की मीटिंग में ये दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आए। बताया जा रहा था कि न्यूज के हवाले से कि मीटिंग जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से हुई, यानी उनकी बात उनको कही गई, उनकी बात उनको कही गई। ये अगर एक जगह सेंटर में पहुंचे भी थे, इस प्रकार की वार्ता का कोई सार्थकता उस समय नहीं निकलती, जबकि अप्रत्यक्ष वार्ता के दौर शुरू हो जाते हैं। यदि इसी तरह की बात करनी थी तो वो किसी भी थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन से पॉसिबल था। किसी एक देश, एक शहर में आने का फिर कोई तुक बचा ही नहीं, क्योंकि दोनों जब पक्ष आमने सामने आए ही नहीं। खैर, हुआ यहां पे ये कि खबर निकल के आती है, जेडी वेंस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स फेल, नो यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट, किसी प्रकार का शांति समझौता नहीं हुआ। शांति समझौता किस संदर्भ में था आप समझ रहे हैं। शांति समझौता उस अशांति को खत्म करने का था। जब यह समझौता हुआ नहीं तो जो स्थिति पहले बनी हुई थी 2-3 दिन पहले, बस वही स्थिति फिर से रिपीट किसी भी वक्त हो सकती है। और उसकी शुरुआत यूएस के अपने बयानों में आना शुरू हो चुकी है। अब साहब, यहां पे कौन से वो कारण रहे जिनकी वजह से जेडी वेंस को जाना पड़ा और अपनी बात वो कह ही नहीं सके, जबकि इनकी जो वार्ता शैली थी, वार्ता शैली में कहीं ना कहीं हताशा इनकी नजर आ रही थी। आप जब कारणों को जानेंगे और समझेंगे, आपको यह महसूस होगा कि किस प्रकार से खुद की कमजोरी को छिपाने का प्रयास यहां यूएस कर रहा है। यह बैड न्यूज का हवाला देके कह रहा है कि खबर बुरी तो है, लेकिन ज्यादा बुरी खबर ईरान के लिए है एज कंपेयर टू यूएस। कहने का मतलब कि यदि कुछ गड़बड़ होती है तो ज्यादा नुकसान ईरान को होगा। अब इस एटीट्यूड के पीछे जो रीजन यहां दिए, इन्होंने कहा
कि साहब हम 21 घंटे की ये वार्ता चली, लेकिन ईरान हैव चोजन नॉट टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स, हमारी शर्तों को उसने मानने से इनकार कर दिया। अब जो शर्तें मानने से इनकार हुआ, ईरान की तरफ से यह बयान आया कि साहब बातें अंतिम दौर तक पहुंच चुकी थी, चीजों पे सहमति थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके, जैसा कि ये फितरत जो है इन लोगों की, इन्होंने कुछ और कंडीशंस ऐड कर दी, और कंडीशन ऐड करी तो साहब ठीक है, हम कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम कहो उठो तो उठ जाए, तुम कहो बैठो तो बैठ जाए। जिन शर्तों पे पहले से डिक्लेरेशन था उनके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था, लेकिन तुमने जब कुछ और एड ऑन किया उसको हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात घूम फिर करके रुकी मेनली 3 चीजों के ऊपर। वो 3 चीजें मैं आपको बताऊं उसके पहले, जैसे ही ये खबरें आई उसी समय पे एक न्यूज पोर्टल है justthenews.com। ये justthenews.com बेसिकली ट्रंप का पिछलग्गू चैनल है। यहां पर ट्रंप ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में धमकी दी गई कि देखो भाई, तुमने नहीं माना, अब हम तुम्हारा हाल करेंगे वेनेजुएला जैसा। मतलब हम तुम्हारे नेवल ब्लॉकेड यानी नौसेना की बाड़ाबंदी कर देंगे, तुम्हें लॉक कर देंगे, तुम समुद्री मार्ग का प्रयोग कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा ऑयल जो है सड़ जाएगा, किसी प्रकार की बिक्री नहीं, तुम्हारे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। बिजनेस टाइम से कवर करता है खबर, 12 अप्रैल 26 सुबह 11:42 की है। ईरानियन ऑयल फ्लोज एट रिस्क। क्यों भाई? नो डील इन इस्लामाबाद, ट्रंप हिंट्स एट नेवल ब्लॉकेड ऑन ईरान। हम नाकाबंदी करेंगे, नौसेना को लगाएंगे, तुम्हारे को तेल बाहर भेजने नहीं देंगे। यह धमकी आई है कब? जबकि इस्लामाबाद की टॉक्स की, जेडी वेंस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। आपको पता होना चाहिए वेनेजुएला को लेके भी इसी प्रकार की कार्रवाई इन्होंने की थी और लगभग पूरा ब्लॉक वेनेजुएला को कर दिया था। देखने वाली बात होगी कितने सफल और असफल होते हैं, क्योंकि वेनेजुएला की जियो लोकेशन, जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसमें और ईरान में बहुत अंतर है। अमेरिका के लिए यहां ये सारी एक्टिविटी करना इतना आसान नहीं होगा जितनी एक्टिविटी इन्होंने वेनेजुएला में कर दी थी। अब साहब इसी आर्टिकल के अंदर ये 2 चेहरे भी शामिल हो गए। आश्चर्य की बात देखिए, इन्होंने कहा कि जब ये ऑयल नहीं बिकेगा तो सारे इनके साथी देश भी परेशान होंगे, साथी देश भी परेशान होंगे, सहयोगी देश भी परेशान होंगे, जैसे कि इंडिया और चाइना। नाम लिख के यूएस ने इस बात को हाईलाइट किया है कि इंडिया जो है वो भी ईरान का एक सहयोगी देश है। अब हमें इस बात को समझना है कि जिस समय पे हमने सारी स्थितियां उस रूप में प्रेजेंट कर दी कि हम लोग ईरान के साथ नहीं हैं, स्पष्ट रूप से था, किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं देना, जिन सारी बातों से परिचित है उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैसेज ये इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू में दिया था कि हम लोग ईरान के साथ नहीं है, लेकिन बाद में जब चीजें पलटी तो हमारी तरफ से भी संवाद किए गए, हमने भी मैसेजेस भेजे और वो सारी बातचीत होती है। लेकिन जिसके साथ के सहयोग की अपेक्षा में हमने वो काम किया, वो तो अपने आर्टिकल में हमें ईरान का सहयोगी कह रहा है। तो इस बात पे भी विचारणीय विषय है कि ऐसा हुआ क्यों। अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर भी चर्चा आपसे करूंगा। तो साहब यहां कहा गया, तो कुल मिला के भारत और चीन को एक जगह रखते हुए उसने ईरान का सहयोगी बता दिया, यूएस ने इंडिया को। अब साहब यहां पे जिस प्रकार की बेतरतीब बयानबाजी ट्रंप की तरफ से हुई, उन सब के अंदर यह बोला कि भैया ईरान एक असफल राष्ट्र है। कब कहा था? जब यह चर्चा होने वाली थी उसके पहले। खबर देखें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान के साथ सीज फायर वार्ता के लिए पाकिस्तान में है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आक्रामक बयानबाजी जारी है। चर्चा होने के पहले से इन्होंने कहा था यह असफल राष्ट्र है। इस्लामाबाद वार्ता ठीक पहले बोले जल्दी करूंगा तेहरान पर बड़ा ऐलान। खबर 11 अप्रैल 2026 शाम को 6:12 की। कुल मिला के नीति और नीयत बड़ी स्पष्ट थी कि हमारे कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स पे ईरान नहीं मानेगा तो पहले से ही भूमिका तैयार करके बैठे थे कि हम ये बयानबाजी कर देंगे। तो कुल मिलाकर के दुनिया को अपने ही हिसाब से चलाने की प्लानिंग में ट्रंप हैं। ईरान उनके कंट्रोल में नहीं है, चाइना उनकी सुन नहीं रहा, रशिया की तरफ से प्रेशर है, ईयू की तरफ से प्रेशर है। तो उस सारी स्थिति में प्रेशर कुकर का जो सीटी है वो आसमान में है और धुआं उड़ रही है। देखिएगा मजेदार और बातें निकल के आती हैं। यहां पे इनके बीच में जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन या पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बना वो है हॉर्मुज। ट्रंप के बयान है कि ईरान एक फेलियर स्टेट है, खत्म हो चुका है, उसके पास प्रेशर बिल्ड करने के लिए सिवाय हॉर्मुज के कुछ भी नहीं है। इस बात को हम मान लेते हैं कि ठीक है, ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन पे वो नेगोशिएट कर रहा है।
तो सोचो कि सिंगल ऑप्शन पे नेगोशिएट करके क्या हाल उसने दुनिया की क्रिएट कर दी है। यहां पे दुनिया का 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड का ये रास्ता है। इस रास्ते को लेकर के दुनिया के बहुत सारे देश जो गारंटी कभी लिया करते थे सिक्योरिटी की, डिफेंस की, हेल्प की यूएस से कि साहब हम आपके पिछलग्गू हैं, हम आपके साथ साथ चलेंगे तो आप हमें बचा लेंगे, आप हमारे माई बाप। अब माई बाप ने कह दिया कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारे बस की बात तो नहीं है। अब यहां पे बात आ रही है कि ये ओमान का भी इलाका है। इस बात को ईरान ऑलरेडी कह चुका है कि इस लोकेशन के बारे में डिसीजन सिर्फ 2 देशों के पास है जो कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। वो एक है ईरान, एक है ओमान। इन 2 देशों की सहमति से काम चलेगा। लेकिन यहां पे अब ईरान इस चीज के मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका ये कह रहा है कि मैं यहां पे तबाही मचा दूंगा, मैं यहां पे। लेकिन इनके नेवल जो शिप है वो ही एंट्री नहीं ले पा रहे क्योंकि ईरान कह रहा है कि भाई हमने जो माइंस लगाई थी, समुद्री जो बारूदी सुरंगें थी, वो माइंस वो हमें पता नहीं है कि वो हथियार कहां लगे हुए हैं। कोई बात नहीं साहब, देखिए आगे। अब यहां क्या हुआ है कि जो 3 कंडीशन के ऊपर चर्चा रुकी, ये सारी वार्ता जो फैल हुई वो हुई 3 बातों को लेकर के। वो 3 बातें कौन कौन सी है, उन 3 बातों को समझते हैं। खबर बनी कि अमेरिका की वो 3 शर्तें जिसे ईरान ने मानने से कर दिया इनकार। इस्लामाबाद वार्ता टूटते ही जेडी वेंस पाकिस्तान से निकल गए। अब यहां पे उन 3 बातों में सबसे पहला पॉइंट है यूरेनियम एनरिचमेंट। ये कह रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन रोके और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करे। पहली चीज, तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपको समझ में आएगा इनकी कलाई खुलेगी यूएस की और इजराइल की, देखिएगा। दूसरा, हॉर्मुज जो है स्ट्रेट, उसको 28 फरवरी से पहले की स्थिति में लेके आओ। मतलब कि जैसे पहले ओपन ट्रेड होता था सेम उसी कंडीशन में लाना होगा, कोई टोल, कोई टेंशन यहां नहीं होनी चाहिए। और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान रोकने की कंडीशन जो ईरान ने रखी उसको यूएस नहीं मान रहा। तो कुल मिलाकर के हिजबुल्लाह, हॉर्मुज और तीसरा यूरेनियम, इन 3 चीजों को लेकर इनकी विवाद थे वो यथास्थिति रहे। अब आप सोचिए जिन 3 चीजों के ऊपर ये वार्ता रुकी, ये 3 के अलावा बच क्या जाता है? पूरी की पूरी लड़ाई का सार यथावत जिंदा है। बाकी और पॉइंट्स पे कितनी भी बातें कर लो, ये 3 वो सबसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के फाइट यहां ऑलरेडी जारी है। अब आप देखिए इनकी वास्तविकता, इनकी हकीकत, इनकी औकात का परिचय। यूएस ये बोलता रहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और इसका जो न्यूक्लियर वेपन है, दिस कैन बी थ्रेटफुल फॉर द एंटायर सिविलाइजेशन, हम इसको खत्म करेंगे। ये नारा ये पहले से लगा रहा है, इजराइल भी इसके ऊपर बयानबाजी कर रहा है। अब आप इस अजीब से समीकरण को देखें, आपको समझ में आएगा कि उलझन कहां है। असल विवाद यदि देखा जाए तो वो ईरान वर्सेस इजराइल का है। क्यों? क्योंकि इजराइल को डर है कि यदि यहां पे न्यूक्लियर वेपन बन गया तो इसकी मोनोपोली उस मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात यह कि यहां पे यूएस का इजराइल से रिलेशन और हर प्रकार से सहयोग की भावनात्मक जो है, एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट्स, वो यहां पे हवाले दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, अमेरिका का लालच है ईरान के अंदर आकर के इसके ऑयल पे कैप्चर करना और यहां से एक इकोनॉमिक एडवांटेज गेन करना। तो कुल मिलाकर के यूएस का लालच यहां पे कुछ और है, इसको सेटिस्फाई करना। इसकी लड़ाइयां कुछ और मुद्दों पे है। तो इसीलिए बार बार अमेरिका की जनता नारे लगा रही है, सड़कों पे उतर रही है कि ये वॉर इजराइल का है, अमेरिका का नहीं है। इस बात को ईरान भी हाईलाइट कर रहा और कह रहा है कि वार्ता यदि अमेरिका इस बेस पे करे कि अमेरिका के एजेंडे पे चर्चा हो, इजराइल को छोड़ दे, तो तनाव यहीं खत्म हो जाएगा। जबकि बातें कुछ और दिशा में जा रही है। अब आइए आप इसकी हकीकत समझिए। जिस समय पे कुछ साल पहले हमले हुए थे, हमले करके नटांस, फोर्दो, इस्फहान जैसी स्ट्रेटेजिक साइट्स को तबाह करके जश्न मनाया गया और कहा गया कि मिडनाइट हैमर ऑपरेशन इज क्वाइट सक्सेसफुल। अगर आपका मिडनाइट हैमर ऑपरेशन, जिसमें आपने ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया था, उसके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट खत्म कर दिए थे, तो फिर अब आपको तनाव कैसा? वो तो खत्म हो ही चुका है। जो मर चुका है उसका फिर से दाह संस्कार करने की अपेक्षा ये करे बैठे हैं जिसका दाह संस्कार हो चुका है। अब इस बात से क्या जाहिर हो रहा है कि अमेरिका उस समय फेल हो गया था, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, नेतन्याहू ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ते जहां वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात ना करें।
आप देखिए इजराइल की लीडरशिप 90 के दशक से इस बात को हाईलाइट करती आ रही है कि ईरान जल्दी ही अपना परमाणु बम बनाने में है, वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। 90 के दशक से आज 2026 चल रहा है, तब तक ऐसी कोई खबर विशेष आई नहीं, लेकिन कल के बयान 12 अप्रैल 26, आज का ही 12 अप्रैल की तो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, सुबह 5:53 की यह खबर है। नेतन्याहू बोले ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम कुचल दिया गया है। ठीक है जी, उस समय नहीं कुचला गया था, मिडनाइट हैमर फेल हो गया था, अभी कुचल दिया गया है। पढ़ लो खबर क्या है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान ने इस्लामिक गणराज्य के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को कुचलने में सफलता हासिल की है। मतलब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो कि अमेरिका ने चलाया और ऑपरेशन रॉरिंग लॉइन जो कि इजराइल ने चलाया, अभी संयुक्त रूप से दोनों थे साथ में ईरान के खिलाफ, उसमें वो भारी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और नेतन्याहू कहते हैं कि हम परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम को कुचलने में सफल रहे हैं। जब आप सफल हो चुके हो, मिसाइल कार्यक्रम कुचला जा चुका है, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं, एनरिच यूरेनियम खत्म हो चुका है, तो फिर चीख चिल्लाहट किस बात की? वो इस बात की कि आप झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे हो। अमेरिका को या उसके सहयोगियों को ईरान ने जबरदस्त तरीके से छकाया है। खुद के राणा सांगा के 80 घाव इसके शरीर पे हैं, लेकिन ये युद्ध कर रहा है, ये फाइट दे रहा है। ट्रंप परेशान हैरान। अब होता क्या है, कहावत है हिंदी की, एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब हो क्या रहा है कि बच्चों को देखा करिए, जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो बेतरतीब बातें इधर उधर की करके खुद के मन को सेटिस्फाई करते हैं। ट्रंप वैसा ही कर रहा है। अब इनके एक बयान पे इनको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं कि हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि मोस्तफा खामेनेई जो है वो एक गे है। ठीक है, अब इस प्रकार की बातों का तुक क्या है, जबकि ये खुद एप्स्टीन फाइल के सुपरस्टार हैं। ठीक है, अब एप्स्टीन फाइल का सुपरस्टार किसी को गे कहे तो कोई विशेष तवज्जो इस बात को देने जैसी आवश्यकता नहीं है। इस बात का यहां पे तुक सिर्फ इतना सा है कि जब कुछ नहीं मिला तो बेतरतीब बयानबाजी या कुछ भी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर। आइए दूसरी बात हिजबुल्लाह के ऊपर। नक्शा यदि आप देखें तो यहां पे ईरान से आगे चल के तो यहां पे आपको मिलेगा इराक के आगे ये आता है सीरिया, और सीरिया के पास ये ग्रीन बॉर्डर में आप देखेंगे ये है लेबनान की राजधानी बैरूत, और बैरूत के ऊपर इजराइल कर रहा है जबरदस्त हमले। भयंकर यहां पे तबाही मची हुई है। ये जो इलाका आप गाजा का देख रहे हैं, गाजा में हमला करने का कारण हमास था और लेबनान में हमला करने का कारण हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सपोर्ट लेता है ईरान का, ईरान उसे भरपूर सपोर्ट करता है। कारण यह है कि ईरान के जैसे ही लेबनान भी एक मेजॉरिटी शिया मेजॉरिटी नेशन है, दोनों के आइडियोलॉजिकल सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं। अब यहां पे बात यह हो रही है कि भैया कुछ भी करो हिजबुल्लाह के खिलाफ, हिजबुल्लाह जब तक पूरा खत्म नहीं होगा हम चैन की सांस या नहीं लेंगे। और जबरदस्त अटैक इजराइल की तरफ से यहां पे जारी हैं। अब साहब इन हमलों की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, खबरों में आपने सुना होगा। यहां पे ईरान ने, जब मैं यहां पे पूर्व जो सुप्रीम लीडर को दिखाता हूं, ये सिंबल है ईरान का। ईरान जब ये वादा लिए बैठा है कि हम सहयोग नहीं छोड़ेंगे, तो इस बात को लेकर के भी उनका बोलना है कि यार यूएस जो है, हम ये जो लेबनान में फाइट हो रही है वो इजराइल की फाइट हो रही है। आप इस बात को अश्योर करो कि इजराइल बैकफुट पे जाए, क्योंकि ये तुम्हारी तो फाइट है ही नहीं। लेबनान में यूएस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हिजबुल्लाह का कोई डायरेक्ट फाइट नहीं है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि तुम उड़ता तीर लेके बैठे हो। अमेरिका की जनता भी इस बात को कह रही है, कई लाखों लोग सड़कों पर उतर के इस बात को कह रहे हैं, वरना इस बात को लेके कोई सहयोगात्मक रवैया ईरान नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसका बोलना यह है कि यह बात ट्रंप उड़ता तीर लेके बैठा है, जबकि फाइट इजराइल की है। अब हकीकत से वो भी वाकिफ है कि इजराइल जो है वो एक तरह से एक्सटेंडेड स्टेट है, यूएस ही जो कि मिडिल ईस्ट में बैठा है। एक तरह से देखा जाए तो उसकी कॉलोनी है। दोनों को अलग करके देखना एक मूर्खता का परिचय है, लेकिन इस बात को हाईलाइट करके वो अमेरिकी जनता को इस बात के लिए उकसाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा लीडर देखो कर क्या रहा है। अब साहब चर्चा तो इस बात की भी आ गई है कि यहां पे कि जो उद्देश्य लेके आए थे, क्या ये उद्देश्य सफल हुए या ये पूरी तरह से विफल हैं। मेरा ओपिनियन तो यह है कि यह 100% विफल है। कारण कि जितनी बड़ी शक्ति इन्होंने खुद को दिखाया, उसके हिसाब से जो परिणाम इनके पास में है वो कुछ भी नहीं है। तो यहां पे ईरान विजेता के रूप में बैठा है और यह देश
अपनी मुंह की खाके खड़े हैं। अब आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस स्थिति ने अग्रिम युद्ध को न्योता दे दिया है। अब जब हम अग्रिम युद्ध की बात करते हैं, सीज फायर अगर खत्म होता है, तनाव फिर से शुरू होगा। अब इस स्थिति के अंदर मिडिल ईस्ट के देश भी ईरान के अगेंस्ट में कूदेंगे और ईरान के सपोर्टर देश में चाइना एक बड़ा देश होगा जो प्रत्यक्ष रूप से यहां पे आ सकता है। जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं उसके पीछे कुछ बात होगी, उस बात को एक्सप्लेनेशन में लेके आऊंगा। उसके पहले इस बेचारे की हालत हो चुकी है खराब। कारण क्या है? यदि ये सीज फायर टूटा, युद्ध बिगड़ा, युद्ध बिके, सुधारने के पीछे कोई इनकी कौन सी सद्भावना है? ये खुद के हित को देख रहे हैं। इनका हित बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा हित वो है, देखिए, यदि ये सीज फायर टूटता है तो इस स्थिति के अंदर ईरान की बॉर्डर से बहुत बड़ी मात्रा में जो माइग्रेशन है, जो रिफ्यूजीज हैं, वो प्रवेश करेंगे। शरणार्थियों का बोझ पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तान खुद अपनी आवाम को रोटी देने में, भोजन देने में सक्षम नहीं। देखा होगा ना कि भाई हमारे को पानी दे दीजिए, जो हमारे बच्चों के याद कर लीजिए वो वीडियो। तो इसको सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि ये घुसपैठ यहां से होती है तो समस्या करेगी। समस्या का दूसरा कारण सिर्फ रिफ्यूजीज का आना नहीं होगा। रिफ्यूजीज के अंदर ये जो पूरा इलाका है, इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो कि इस हिस्से में मेजॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान, और दूसरा ये बलूचिस्तान का हिस्सा जो कि ईरान में भी आता है, ये बलोचों का एक मेजर एरिया है। यहां से यदि किसी प्रकार का माइग्रेशन होता है तो निश्चित रूप से ये बलूचिस्तान के उस मूवमेंट को भी मजबूत कर सकता है जिसको पाकिस्तान किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रहने देना चाहता। क्योंकि तस्वीर गवाह इस बात की, बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के इनको अगवा कर लिया था, फौजियों को इनके आई कार्ड दिखाए थे दुनिया को, ट्रेन हाईजैक हुई थी। तो स्थिति बलूचिस्तान में पाकिस्तानी कंट्रोल से बाहर है। लेकिन यदि यह स्थिति पैदा हो गई कि शरणार्थियों का प्रवेश हो गया, शरणार्थी मेजॉरिटी कौन से होंगे? बलोच ही होंगे। इनकी यूनिटी यदि यहां डेवलप हुई, संख्या बढ़ती है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। अब आइए उस पॉइंट पे, युद्ध वाले पे। यहां पे ट्रंप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं शी जिनपिंग के ऊपर। शी जिनपिंग को ये कह रहे हैं कि भाई तुम सहयोग तो बैकएंड पे कर रहे थे, लेकिन अब जो तुम ये बातें कह रहे हो कि हम तुम्हें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे, भूल के ये गलती मत करना। ईरान को हथियार भेजे तो भैया खैर नहीं, ट्रंप की चीन को बड़ी धमकी, तेहरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी में है बीजिंग। अब साहब इस स्थिति का क्या उपाय होगा? क्या चीन अमेरिका की इस गीदड़ भभकी को समझेगा, मानेगा, डरेगा? जवाब है बड़े बड़े सीधे स्पष्ट शब्दों में नहीं। नहीं तो साहब इनकी स्थिति होगी खराब। अब यहां पे एयर डिफेंस सिस्टम का आना तय है, रशिया सपोर्ट कर ही रहा है। अब यहां पे अमेरिका कितने दिन टिकेगा, और टिकेगा तो ये युद्ध किस रूप में जाएगा? क्योंकि 2026 शांति का वर्ष तो कम से कम नहीं होगा। आपके विचार क्या है, ओपिनियन क्या है, बताइए। ये सीज फायर का खात्मा भारत पे भी प्रभाव जो लाएगा उसके ऊपर चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय। और हां, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं, स्थिति पता है, वीडियो देखा होगा आपने, मैं क्यों नहीं आ पाया जरूर देखिए। उसके बाद में तय करिए कि हमारे प्रयास में जो सार्थकता है वो है या नहीं है। सहयोग इस रूप में कि सब्सक्राइब करिएगा, साथियों के साथ में शेयर करिएगा, कमेंट का वेट रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।